नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे समाजशास्त्र में एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में सोशियोलॉजी के अंतर्गत यूनिट नंबर 9 के टॉपिक से। नंबर 9 में आज हम शुरू कर रहे हैं जनसंख्या के वृद्धि के सिद्धांत। भारत में जनसंख्या की वृद्धि और इसका वितरण कैसा रहा है 1901 से लेकर 2011 तक की जनगणना तक, जो आपके पाठ्यक्रम में मेंशन किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन केवल एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। आप किसी भी स्टेट लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो पीजीटी की एग्जाम हो, जीआईसी हो, जीडीसी हो, या किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, अगर वहां पर जनसंख्या का टॉपिक लिखा हुआ है, जनांकिकी का टॉपिक लिखा हुआ है, डेमोग्राफी का टॉपिक लिखा हुआ है, तो ये 50 क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे केवल हम डेटाबेस नहीं पढ़ रहे हैं कि कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, किसका लिंगानुपात सबसे कम है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस 50 क्वेश्चन में आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सब चले, पहला प्रश्न आपके सामने आता है। ठीक है, कूट वाला प्रश्न है, पहले आराम से टॉपिक को पढ़ लीजिए। ठीक, पहले प्रश्न को आराम से पढ़ लीजिए। मैं स्क्रीन से सामने से हट जाता हूं क्योंकि प्रश्न काफी लेंथी है। पहले प्रश्न को ध्यान से समझिए, पढ़िए। प्रश्न क्या है? माल्थस के जनसंख्या जाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वह अवस्था है जहां तकनीकी प्रगति के बावजूद प्रति व्यक्ति आय केवल जीवन निर्वाह स्तर पर स्थिर रहती है। जब भी संसाधनों का उत्पादन बढ़ता है तो जनसंख्या अनुपातिक रूप से तीव्र गति से बढ़कर अतिरिक्त उत्पादन को समाप्त कर देती है। माल्थस ने इस जाल से मुक्ति के लिए कृत्रिम गर्भ निरोधक साधनों और परिवार नियोजन के आधुनिक उपायों का एकमात्र मार्ग माना है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपको 3 कूट समझ में आएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को कि प्रश्न क्या है। तो माल्थस के जनसंख्या जाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? यह वह अवस्था है जहां तकनीकी प्रगति के बावजूद प्रति व्यक्ति आय केवल जीवन निर्वाह के स्तर पर स्थिर रहती है। यानी लोगों की इनकम तो बढ़ रही है, पर जो प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी प्रगति तो हो रही है, लेकिन लोगों का जीवन स्तर बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कहीं ना कहीं जनसंख्या में या जीवन स्तर में स्थिरता बनी रहती है। इस अवस्था में एक ट्रैप में व्यक्ति फंसा रहता है, उसको लगता है कि जनसंख्या बढ़ाने से ही क्या होगा, उसकी इनकम बढ़ेगी। दूसरा, जब भी संसाधनों का उत्पादन बढ़ता है, जो वह तकनीकी ज्यादा प्रगति कर लेते हैं और सरप्लस प्रोडक्शन करने लगते हैं, तो सरप्लस प्रोडक्शन की स्थिति में क्या होता है? समाज अपनी आबादी को ज्यादा बढ़ाने लगता है उसकी खपत बढ़ाने के लिए, और एक ऐसे समय में पहुंच जाता है कि जहां उत्पादन बढ़ाया गया था उसी उत्पादन को खत्म करने लगता है। तो दो एक प्रकार से जाल शुरू होता है। पहला जाल क्या था कि उत्पादन तो बढ़ रहा था लेकिन आबादी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही थी, तो व्यक्ति ने ज्यादा संतान पैदा करी ताकि एक आपके उत्पादन प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके। जैसा कि नॉर्मली आप देखते हैं कि गरीब परिवारों में ज्यादा बच्चे क्यों हैं? क्योंकि वो बच्चों को आय का स्रोत की तरह देखते हैं कि बड़े होकर ये कमाएगा तो हमारा घर अच्छे से चलाएगा। ये सोच बताती है पहली स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट इस जाल के अंदर फंसने वाला है, यानी जैसे ही उत्पादन बढ़ता है लोग उसे कंजप्शन करने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने लगते हैं, क्योंकि भाई मार्केट में डिमांड भी तो क्रिएट करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया आपने। तो इस ट्रैप पे फंस कर रह जाते हैं बार बार। क्लियर? अब तीसरा उपाय क्या बताया? माल्थस कहते हैं कि ये कृत्रिम गर्भनिरोधक साधनों, परिवार नियोजन के आधुनिक उपायों को एकमात्र मार्ग मानते हैं। जब भी किसी भी परीक्षा में, किसी भी क्वेश्चन में केवल, एकमात्र, सभी, इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाएं तो समझ जाइए ऑप्शन गलत है। वैसे तो देखा जाए तो माल्थस जो है वो थोड़े से परंपरावादी हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो ईसाई धर्म की ज्यादा कट्टरवादी, या हम कह सकते हैं कैथोलिक हैं। तो इस प्रकार के साधनों का वैसे भी वो समर्थन नहीं करते, आधुनिक साधनों का। क्लियर? तो इसका मतलब स्टेटमेंट कौन सा सही है? स्टेटमेंट केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमेशा याद रखिएगा पेपर सॉल्व करते समय, क्योंकि इस टॉपिक से डेटाबेस क्वेश्चन भी आते हैं, और डेटाबेस क्वेश्चन जैसे 15 से 18 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले 2 बार के एग्जामों में, देखा जाए तो हर पेपर में 15 से 18 में से 10 क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्चुअल होते हैं,
5 या 4 या 5 प्रश्न ऐसे होते हैं डेटाबेस, और बहुत से लोग से डेटाबेस पढ़कर ही जा रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस पढ़ के नहीं जाना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखिए, भाई आप हमारा कोर्स परचेज कीजिए या किसी का भी परचेज कीजिए, पहले टीचर से बात करके ये कंफर्म कीजिए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो यूजीसी नेट का है कि एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का है। सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है स्टूडेंट का कि ज्वाइन तो कर लिया बैच एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का देखकर, लेकिन पढ़ा रहे हैं यूजीसी नेट का। तब उस समय यूनिट नंबर 7 औद्योगिक समाजशास्त्र, विकास का समाजशास्त्र, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9 जनसंख्या, यूनिट नंबर 10 मध्य प्रदेश और जनजाति समाज प्रशासन, ये पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। तो बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं, तो इसलिए पूरी 10 की 10 यूनिट पढ़ के जाइएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है और पेपर 150 क्वेश्चन पूरी 10 इकाई पढ़कर ही निकलेंगे। यूजीसी का नेट क्लियर किया है आपने भले ही पीएचडी कर लिया है, लेकिन अगर आपने सिलेबस तैयार नहीं किया है तो एग्जाम नहीं निकलेगा। तो पहली चीज है एग्जाम अपने सिलेबस कवर कीजिए, किताबें नहीं पढ़नी है, सिलेबस को समझना है, सिलेबस को पढ़ना है। अब देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की जब बात आती है तो कौन सी अवस्था सही नहीं है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। ठीक है, पहला, प्रथम अवस्था उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, ये तो सही बात है। द्वितीय अवस्था उच्च जन्म दर तीव्र ह्रास मृत्यु दर, ये भी सही बात है। चतुर्थ अवस्था निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर, ये भी सही है। तृतीय अवस्था तीव्र ह्रास जन्म दर और स्थिर उच्च मृत्यु दर। ठीक है, अब बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर है। जल्दी से जल्दी आंसर क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से बताइए कौन सा सुमेलिखित नहीं है। जल्दी से जल्दी पढ़िए, बताइए कौन सा इसमें सुमेलिखित नहीं है। बहुत सही, रविंद्र जी ने सही आंसर दिया है, विक्रम जी ने भी सही आंसर, सॉरी रविंद्र जी ने आंसर दिया है, ठीक, और रिंकी जी ने सही आंसर दिया है, वंदना जी ने भी सही आंसर दिया है। बहुत सही। सही अवस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। ठीक है, तीसरी अवस्था में तीव्र ह्रास जन्म दर और स्थिर उच्च मृत्यु दर, ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एडविन कैनन के इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार असंतुलन सूत्र में यदि m का मान, सूत्र तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, a-0/0, ठीक है, सबने पढ़ा होगा ये सूत्र। तो एडविन कैनन के इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार यदि m का मान ऋणात्मक होता है तो उसका सही समाजशास्त्री निहितार्थ क्या है? ध्यान समझिएगा, अगर m का मान, m की वैल्यू क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो फिर सही अर्थों में सही जो उसका अर्थ निकलता है वो सही समाजशास्त्री निहितार्थ क्या होगा, इसके मायने क्या होंगे। तो भाई m का मान अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? धन्यवाद वंदना जी, रविंद्र जी धन्यवाद, विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए m का मान अगर ऋणात्मक होता है तो सही आंसर क्या होगा? m का मान नाम से स्पष्ट है, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, संजना जी धन्यवाद। अगर m की वैल्यू अगर ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है? जनसंख्या संसाधनों से भी कम है, यानी संसाधन ज्यादा है और जनसंख्या कम है, नेगेटिव है ना m की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? देश में अति जनसंख्या है? नहीं। देश में अनुकूलन जनसंख्या है? ये तो सही बात है। देश में अल्प जनसंख्या है क्योंकि m की वैल्यू नेगेटिव हो गई है और देश जनांकी जाल में फंस चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी देश में जनसंख्या कम है और संसाधन क्या है? कुशल है, पूर्ण है। लेकिन एक समस्या भी है कि मानव श्रम की भी कमी है, जैसे आप देखते हैं जापान में, स्वीडन में, ठीक है, ये समस्या उभर कर सामने आ रही है, इटली में। यानी संसाधन भरपूर है, जनसंख्या कम है, इसलिए क्या हो रहा है वहां पे? आपके ह्यूमन कैपिटल कम है, मानवीय श्रम की कमी देखने को मिलती है, खासकर यूरोप में, स्वीडन जैसे देशों में, स्कैंडिनेवियन कंट्री में। क्लियर? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर शो नहीं हो रहा है, गलती से टाइप करने में भूल गया था मैं। टाइप करते करते वो नंबर डालना पड़ता है, लेकिन संभव नहीं हो पाया था, इसलिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। थॉमस डबलडे ने अपने आहार सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया है कि समाज के संपन्न वर्गों में प्रजनन क्षमता स्वाभाविक रूप से कम होती है। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा पहले ध्यान से समझिए और इसमें कई सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। थॉमस डबलडे ने आहार सिद्धांत दिया, ये तो देखिए एक और क्वेश्चन बन गया कि जनसंख्या का आहार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? थॉमस डबलडे ने किया है। एक और क्वेश्चन बन गया, डेटाबेस क्वेश्चन।
थॉमस डबलडे ने अपने आहार सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया है कि संपन्न वर्गों में, सभी वर्गों में नहीं, संपन्न वर्गों में प्रजनन क्षमता स्वाभाविक रूप से क्या होती है, कम होती है। कारण उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले लोगों के आहार में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, जो वास्तविक जैविक प्रजनन क्षमता को क्या कर देती है, कम कर देती है। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे क्वेश्चन ने पूरी अवधारणा को ही स्पष्ट कर दिया। इसमें इस अवधारणा से, आहार सिद्धांत से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आएगा, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझकर आंसर से लगाया है, तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, कोई भी आ जाए। आहार सिद्धांत किसने दिया, आहार सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, आहार सिद्धांत का जो मतलब क्या है, इसका मायने क्या है। तो आहार सिद्धांत के माध्यम से डबलडे ये कहना चाहते हैं, थॉमस डबलडे, कि समाज का जो संपन्न वर्ग होता है उसके भोजन में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि समाज का जो गरीब वर्ग है वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाता है। इसलिए आप देखते हैं कि धान या चावल को थर्ड वर्ल्ड कंट्री फूड कहते हैं, क्योंकि गरीब देशों में या गरीब विकासशील देशों में ज्यादातर लोग चावल खाते हैं, लेकिन डेवलप कंट्री में मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, यानी पनीर खाते हैं, चीज खाते हैं, चिकन मटन खाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन डाइट जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, मांसपेशियों के विकास के लिए। क्लियर? तो प्रोटीन डाइट की मात्रा ज्यादा होती है संपन्न लोगों में, लेकिन इसका एक असर है। वैसे देखा जाए तो ये चीज कोई साइंटिफिक नहीं है आज भी, लेकिन थॉमस डबलडे ने यह कहा कि संपन्न लोगों में क्योंकि प्रोटीन डाइट ज्यादा होती है, वो कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं, शुगर कम खाते हैं, बड़े लोग, संपन्न परिवार के एलिट क्लास के लोग। इस कारण से ये होता है कि उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, तो उनके बच्चों के जन्म देने की दर क्या होती है, कम होती है। वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बच्चे ही संभव हो पाते हैं उनके लिए। तो ये समझाने का प्रयास किया है कि उनकी जैविक प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि उनके भोजन में प्रोटीन डाइट होती है। क्लियर? ये है आहार सिद्धांत। कोई समस्या इसमें? ये थॉमस डबलडे का सिद्धांत है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये स्टेटमेंट भी सही है और व्याख्या भी सही है, और साथ ही साथ आपने आहार सिद्धांत को भी समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आर्सेन ड्यूमेन के सामाजिक कोशिकीयता के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए। अब देखिए, यहां पे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया। आर्सेन ड्यूमेन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक कोशिकीय सिद्धांत, या कभी कभी इसे सोशल कैपिलरी थ्योरी कहते हैं, सामाजिक केशिकत्व का सिद्धांत कहते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कैपिलरी थ्योरी। तो सामाजिक कोशिकीयता का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए। ध्यान समझिएगा। जैसे पानी एक केतली, एक पतली नली में केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है, वैसे ही लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति ऊंचे सामाजिक स्तर पर उठने की आकांक्षा रखता है। दूसरा स्टेटमेंट, सामाजिक गतिशीलता की इस तीव्र इच्छा के कारण व्यक्ति अपने परिवार के आकार को छोटा रखता है, ताकि बच्चों का पालन पोषण का खर्च उसकी उन्नति में बाधा न बन जाए। और तीसरा, यह सिद्धांत मुख्य रूप से उन बंद समाजों में लागू होता है जहां जाति व्यवस्था के कारण सामाजिक गतिशीलता पूरी तरह प्रतिबंधित होती है। अब देखिए, तीनों स्टेटमेंट के बाद प्रश्न पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब ध्यान से पहले प्रश्न को समझिए, ठीक है। तो सोशल कैपिलरी थ्योरी कहते हैं, सामाजिक कोशिकीयता का सिद्धांत कहते हैं। किसने दिया है? आर्सेन ड्यूमेन ने दिया है। यह सिद्धांत कहता है कि जैसे जैसे समाज में डेमोक्रेसी आती है, जैसे जैसे समाज लोकतांत्रिक होता है, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। इस आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के दौरान वो अपनी बच्चों की प्रजनन क्षमता को कम कर देता है, यानी कहीं ना कहीं वो इसके चलते अपने परिवार को छोटा रखने लगता है। क्यों? क्योंकि कम बच्चे होंगे तो ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और पैसे का इस्तेमाल लग्जरी आइटम खरीदने में, भौतिक वस्तुओं को खरीदने में होगा, संपन्नता को बढ़ाने में होगा। तो 5 बच्चों की जगह एक ही बच्चा रखो, लेकिन परिवार संपन्न होगा, घोड़ा गाड़ी बंगला सब होगा। ये सोच डेवलप हो जाती है। तो स्टेटमेंट पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पे आप कहते हैं कि सामाजिक स्तर उठाने की आकांक्षा रखता है, लेकिन अगर समाज बंद है, क्लोज सोसाइटी है, जाति आधारित समाज है, जहां आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो ये संभव ही नहीं हो पाएगा। इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाता है, अपने आप में गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है आर्सेन ड्यूमेन का, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट फेवर नहीं करता है। यानी ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी, ये दोनों सही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनगणना के इतिहास में वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष की संज्ञा क्यों दी जाती है? यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं? 1921 को कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं, प्रश्न ये पूछा गया है।
तो ध्यान से ऑप्शन को समझिए। इस वर्ष पहली बार भारत की कुल जनसंख्या में निरपेक्ष रूप से तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। इस दशक में 1911 से 1921 में अकाल और इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक 0.031% रही। इस वर्ष भारत में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से पूर्णतः व्यवस्थित डिजिटल जनगणना संपन्न हुई। इस वर्ष लिंगानुपात ऐतिहासिक रूप से अपने न्यूनतम स्तर 930 पर पहुंच गया। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ठीक है, अब देखिए 1921 में जनगणना में की महाविभाजक वर्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में पहली बार क्या हुआ था, पहली बार जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी। क्योंकि इस समय वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, अकाल भी पड़ गया था और इन्फ्लुएंजा 1918-1920 के दौरान स्पेनिश फ्लू बीमारी फैली, जिसके चलते बड़े पैमाने पर क्या हुआ, आबादी में कमी आई थी। तो इसलिए इसको जनसंख्या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान समझिएगा। किंग्सले डेविस और जूडिथ ब्लैक द्वारा प्रतिपादित मध्यवर्ती चरों के सिद्धांत के अनुसार कौन सा चर यौन संबंधों के संपर्क को नियंत्रित करने वाले चरों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? ठीक है, तो जूडिथ ब्लैक और किंग्सले डेविस ने 1956 में 11 चर बताए हैं। कितने बताए थे? 11 चर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो 11 मध्यवर्ती चरों की बात करी थी। इन 11 मध्यवर्ती चरों में कौन सा चर शामिल नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, विवाह या सहवास की आयु, स्वैच्छिक या अस्वैच्छिक रूप से ब्रह्मचार्य का पालन करना, कृत्रिम साधनों का उपयोग करना, प्रवास या बीमारी के कारण जीवन साथी से अस्थायी पृथकता। तो कौन सा इसमें ऐसा चर है जो शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 11 चर आपको मालूम होने चाहिए, जब आपको पढ़ाया गया था यूनिट नंबर 9, इसलिए बहुत डिटेल पढ़ना जरूरी है। सबसे ज्यादा समस्या स्टूडेंट को एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में यूनिट नंबर 7, 8 और 9 में आती है, क्योंकि कंटेंट मिलता नहीं है और जो मिलता है वो आउटडेटेड होता है, वो केवल फैक्चुअल होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन फिर रह जाते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो किंग्सले डेविस और जूडिथ ब्लैक के द्वारा प्रतिपादित मध्यवर्ती चरों के सिद्धांत के अनुसार कौन सा चर यौन संबंधों के संपर्क को नियंत्रित करने वाले चरों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है? ठीक है, तो विवाह सहवास की आयु को, स्वैच्छिक या अस्वैच्छिक रूप से ब्रह्मचार्य के पालन को, कृत्रिम साधनों के उपयोग को या प्रवास से बीमारी के कारण जीवन साथी से अस्थायी पृथकता को। तो सही आंसर क्या होगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत से लोग ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसको शामिल नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, NFHS कहते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 5वें चरण के अनुसार कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 पर आ गई है, जो प्रतिस्थापन दर से नीचे है। इसे रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। अगर किसी भी देश में, खासकर भारत में जैसे विकासशील देशों में, अगर रिप्लेसमेंट रेट 2.0 से नीचे आ जाए तो इसका मतलब होता है कि जनसंख्या अब वृद्धि धीरे धीरे कम हो रही है, जनसंख्या में स्टेबिलिटी आ रही है, स्थायित्व आ रहा है। इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जनसंख्या प्रतिस्थापन दर कितनी है? 2.0 है, यानी 2.0 होनी जरूरी है। 2.0 से ज्यादा है तो उसको रिप्लेसमेंट रेट नहीं माना जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि भारत का रिप्लेसमेंट रेट 2.0 से यानी 2.0 से 0 से नीचे आ चुका है। ठीक है, अब कारण क्या है? भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2.1 से कम आयु प्रजनन दर का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। मैंने पहले भी कहा था, सभी, कुछ, केवल, ऐसे शब्द अगर आ जाएं तो ध्यान से समझिए। यहां बोल रहा है सभी राज्यों ने। ठीक है, दक्षिण भारत के राज्यों ने रिप्लेसमेंट रेट को 2 पॉइंट से नीचे ले आए हैं, 1.94, 1.74 पे आ गई केरल की तो, लेकिन बिहार की रिप्लेसमेंट अभी भी 3.5 है, उत्तर प्रदेश में अभी भी आपके 3.1 है। तो इसका मतलब सभी राज्यों ने रिप्लेसमेंट रेट अभी प्राप्त नहीं की है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यानी कह सकते हैं कथन गलत है, कारण सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो रिप्लेसमेंट रेट क्या होती है? तो इसको टॉपिक को पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में लिखा गया है फर्टिलिटी यानी प्रजनन दर या प्रजननता। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित ऐतिहासिक मील के पत्थरों पर विचार कीजिए।
कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं जनगणना से जुड़ी हुई? 1931 में भारत की अंतिम आधिकारिक जाति आधारित जनगणना आयोजित की गई, जिसके आयुक्त जे.एच. हट्टन थे। वर्ष 1941 की जनगणना में पहली बार बड़े पैमाने पर सैंपलिंग टर्बुलेशन तकनीक का प्रयोग किया गया और 1951 की जनगणना को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है, जो स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना थी। अभी 3 स्टेटमेंट को पढ़िए पहले ध्यान से और बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट कथन सत्य है। ठीक है, यह आपसे पूछा गया है, तो ध्यान से पहले स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। इसके लिए आपको जनगणना के इतिहास को अच्छे से समझना होगा। केवल जनगणना पढ़ने से काम नहीं चल जाएगा। बहुत से लोग केवल 2011 की जनगणना पढ़ के चले जाते हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको 11th क्लास की टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। 12th क्लास की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी जिसमें जनगणना वाला टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़िए। उसे पढ़े बिना आप जनगणना के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। क्लियर? अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो मार्केट से या चैट जीपीटी या जेमिनी से अच्छा है 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उस एनसीईआरटी में 6 पेज का टॉपिक है जनगणना। ठीक है, जनानकी। उस जनानकी की टॉपिक को अगर आपने समझ लिया एनसीईआरटी के 12th क्लास की, तो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। पूरा तो नहीं होगा, पूरा मैटर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये सही है कि भारत में पहली जाति आधारित जनगणना पहली और आखिरी यही हुई थी। 11 में हुआ था, लेकिन 11 में डेटा जारी नहीं किया गया। तो पहली जो जाति आधारित जनगणना थी भारत में वो 1931 में हुई थी, और जिसके प्रमुख कौन थे? जे.एच. हट्टन थे। यानी पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, 1941 की जनगणना में पहली बार सैंपल टर्बुलेशन तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। अब ये सैंपल टर्बुलेशन तकनीक क्या होती है? क्योंकि 1941 का समय है, 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर जब चल रहा है तो ऐसे में संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, और बहुत बड़ा काम है भारत की जनगणना को मापना उस समय, क्योंकि उस समय भी भारत की आबादी लगभग 45-42 करोड़ थी, 30 करोड़ थी। तो ऐसे में समस्या क्या थी? तो सैंपल तकनीक का इस्तेमाल किया गया कि पूरे इलाके में स्टडी करने से अच्छा है कि सैंपल ले लो, और सैंपल के बेसिस पे क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे। यही जो सैंपल टर्बुलेशन तकनीक है, आगे जाकर यही भारत में एनएसएसओ की स्थापना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना में सबसे बड़ा कारगर साबित हुई थी। आज भी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसी तकनीक का इस्तेमाल करता है। तो 1941 में जनगणना पूरी तरह से नहीं हुई थी, सैंपल के बेसिस पे हुई थी। और तीसरा, 1951 की जनगणना को लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा हो गई 1951 के बाद, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई थी और स्वास्थ्य सेवा बढ़ने से मृत्यु दर में कमी आने लगी और जन्म दर हाई थी, बर्थ रेट हाई था, इसलिए आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। इसे कहा गया लघु विभाजक वर्ष। बात अलग है कि बहुत कम किताबों में लघु विभाजक वर्ष कहते हैं, लेकिन बहुत सी किताबों में मिलता है ये मेंशन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 ये भी सही है। यानी सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन। ठीक है, आ रहा है समझ में टॉपिक? इस टॉपिक को हल्के में लेके मत जाइएगा कि बस लिया और डेटा पढ़ के चले गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए। आर्थिक समीक्षा और जनांकिकी संकेतों को अनुसार अवांछित लड़कियां और लापता महिलाएं, इसे हम अनवांटेड चाइल्ड कहते हैं, या ठीक है मिसिंग कॉन्सेप्ट है, मिसिंग चिल्ड्रन या मिसिंग गर्ल्स का कॉन्सेप्ट जो है, लापता महिलाएं जैसी अवधारणाओं के पीछे कौन सा मुख्य सामाजिक सांस्कृतिक कारण उत्तरदायी है? तो जो मिसिंग गर्ल का कॉन्सेप्ट है, मिसिंग वुमेन का कॉन्सेप्ट है, उसकी बात हो रही है। क्या कारण है उसके पीछे? पहला ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं में उच्च साक्षरता दर के कारण विवाह की आयु में अत्यधिक विलंब होना, पुत्र वरीयता की मानसिकता, परिवारों द्वारा अपनाया जाने वाला स्टॉपिंग रूल, शहरी क्षेत्रों में संयुक्त परिवारों का विखंडन, एकल परिवारों का बढ़ता चलन, आधुनिक कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से जनांकिकीय अनुसंतुलन पैदा होना। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? जवाब भी दीजिए सभी लोग। हाँ, रविंद्र जी, मुकेश जी, वंदना जी, संजना जी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और वॉइस क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए मैसेज कर दीजिएगा। अब देखिए, मिसिंग गर्ल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो पुत्र वरीयता जो होती है, ठीक है, कि लड़का होना ही चाहिए, हमारा कुल का दीपक है, ठीक है, वंश का नाम कौन आगे बढ़ाएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को कहते हैं स्टॉपिंग रूल। यानी जब तक लड़का ना हो जाए तब तक लड़कियां पैदा होती रहती हैं,
और वो अनवांटेड की तरह मानी जाती हैं, यानी उनका वो प्रेम या वो सम्मान नहीं मिलता जो संतान को मिलना चाहिए था। इन लड़के की चाह में जो लड़कियां पैदा हुई हैं उन्हें ही मिसिंग वुमेन कहा जाता है। तो मिसिंग वुमेन का मतलब कि ऐसा नहीं कि लड़कियां किडनैप हो गई, लड़कियां खो गई। मिसिंग वुमेन का मतलब है कि लड़के की चाह में जो लड़कियां पैदा हुई, ठीक है, उन्हें मिसिंग वुमेन का संज्ञा दी गई है, मिसिंग गर्ल की संज्ञा दी गई है। इसी को कहा जाता है स्टॉपिंग रूल। ठीक है, जी हाँ, अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जोड़ी बनाने वाला। ये पूरा टॉपिक कवर कर देता है। ये क्वेश्चन ही अपने आप में आपके 4 कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा जो टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं। पहला है टीएफआर, कुल प्रजनन दर। ठीक है, एक महिला अपने पूरे प्रजनन काल में औसतन कुल कितने बच्चों को जन्म देगी, ये है टीएफआर। समान उत्पादकता दर, इसे कहते हैं जीएफआर, जनरल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, जीएफआर कहते हैं, इसे कहते हैं टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, इसे कहते हैं एनपीआर। ठीक है और ये तो है ही अपने आप में पैरिटी रेट। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको पहले दे देता हूं, ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, ये कूट हैं आपके, लेकिन पहले प्रश्न को समझ लीजिए। टीएफआर, जीएफआर, एमपीआर और पैरिटी रेट क्या होता है। तो भाई कुल प्रजनन दर क्या होती है। अब इसमें आपको जोड़ी बनानी है, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं स्क्रीन से सामने से हट जाता हूं। तो टीएफआर का मतलब क्या है, जीएफआर का मतलब क्या है, ठीक है, एनपीआर का मतलब क्या है और पैरिटी रेट का मतलब क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। तो देखिए कुल प्रजनन दर, टीएफआर का मतलब क्या होता है, यानी एक महिला अपने पूरे प्रजनन काल में कितने बच्चों को जन्म देगी, ये होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। जीएफआर का मतलब क्या होता है कि 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनमें प्रति 1000 महिलाओं पर कितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ है। तो जीएफआर को हमेशा प्रति 1000 महिलाओं पर काउंट करते हैं। फिर आता है नेट प्रोडक्शन आपके ठीक है नेट आपके, इसको पीआर नहीं कहेंगे, इसको एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये नेट फर्टिलिटी रेट है, पॉपुलेशन नहीं, फर्टिलिटी रेट है, एनपीएफआर। तो एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में जन्म दी जाने वाली बेटियों की संख्या को जो हम बात करते हैं तो उसे कहते हैं शुद्ध प्रजनन दर। और इसके अलावा पैरिटी रेट, पैरिटी रेट क्या होता है कि एक महिला ने अपने जीवन काल में अब तक कितने बच्चों को जन्म दिया है। यहां बात आ रही है जन्म दिया है और यहां बात आ रही है जन्म देगी। कितने जन्म दे सकती है ये फर्टिलिटी रेट है, और कितने जन्म दिए हैं ये पैरिटी रेट कहलाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 का A, 2 B का 2, C का 3, D का 4, यानी 1 2 3 4 एक साथ एक ही सीरीज में है। ठीक है, यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इन चारों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, डिटेल में पढ़ाया गया था आपको यूनिट नंबर 9 में। अगला क्वेश्चन देखिए, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के आलोचकों के संदर्भ में कार्ल मार्क्स मुख्य तर्क क्या था। कार्ल मार्क्स का मुख्य तर्क क्या है। जनसंख्या में वृद्धि प्राकृतिक नियमों के कारण नहीं बल्कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के कारण उत्पन्न कृत्रिम अधिशेष जनसंख्या है। समाज में संसाधनों की कमी का मूल कारण तकनीकी ज्ञान का अभाव है, ना कि श्रमिकों की बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि हमेशा समानांतर श्रेणी में होती है, जबकि खाद्यान्न की आपूर्ति गुणोत्तर रूप में बढ़ती है। केवल नैतिक नियम और भ्रमचार के माध्यम से ही पूंजीवादी समाज में भुखमरी को समाप्त किया जा सकता है। तो जो माल्थस की थ्योरी है, इसके आलोचकों के संदर्भ में कार्ल मार्क्स का तर्क क्या है, और कार्ल मार्क्स का तर्क हमेशा कैसा होगा, आर्थिक पहलू से जुड़ा होगा, क्योंकि वो आर्थिक निर्धारणवादी हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि प्राकृतिक नियमों के कारण नहीं बल्कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के कारण उत्पन्न कृत्रिम अधिशेष उत्पादन के चलते पैदा होती है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, आर्थिक पहलू की। समाज में संसाधनों की कमी का मूल कारण तकनीकी ज्ञान का अभाव नहीं है बल्कि श्रमिकों की बढ़ती जनसंख्या है। इसका कोई लेना देना ही नहीं है माल्थस के सिद्धांत से। यहाँ बात हो रही है जनसंख्या की, और माल्थस कहते हैं कि प्रकृति नियमों की भांति काम करते हैं कि भाई उत्पादन जो होता है वो क्या होता है, जो खाद्यान्न का उत्पादन होता है वो गुणात्मक रूप से बढ़ता है। ठीक है, मात्रात्मक रूप से बढ़ता है, लेकिन जनसंख्या गुणात्मक रूप से बढ़ती है। तो जनसंख्या और खाद्यान्न के बीच के संकट की बात बताइए, संसाधनों की और जनसंख्या के बढ़ते के संबंधों की बात बताइए माल्थस ने। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नहीं, संसाधनों की कमी नहीं है बल्कि पूंजीपतियों ने संसाधनों पर अपना अधिकार कर लिया है।
इस संसाधन को प्राप्त करने के लिए समाज का जो निम्न वर्ग होता है वो ज्यादा संतान पैदा करता है, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है ना, सीधी सी बात है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के इतिहास में वर्ष 1971 के दशक में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अपने सर्वोच्च शिखर 24.80% पर पहुंच गई थी। स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से मृत्यु दर में भारी गिरावट आई, जबकि हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हुई। तो बताइए सही आंसर क्या है? कथन कारण वाले पेपर बिगाड़ देंगे। याद रखिए एमपीएससी में पिछली साल भी लगभग आपके 45 से 50 क्वेश्चन कथन कारण से जुड़े हुए थे, तो अच्छे से पढ़ के जाइए। तो भारत के इतिहास में वर्ष 1971 के दशक में, ये तो आप जानते हैं 1971 की जो जनगणना हुई उसे भारत में आज तक की सबसे अधिक वृद्धि दर देखी गई थी। ठीक है, आज तक की भारत की वृद्धि दर सबसे हाईएस्ट थी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी थी? लगभग 24.80%। एक्यूरेट डेटा मालूम होना चाहिए, यानी आपकी 1/4 आबादी बढ़ गई 10 साल के अंदर। ठीक है, यह सबसे बड़ा खतरनाक अवस्था थी, जनसंख्या विस्फोट का चरम रूप थी अपने आप में 1971 की जनगणना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई तो मृत्यु दर में गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ हमने क्या किया? हमने 1969 तक हरित क्रांति संपन्न कर ली, तो लोग भूख से जो अकाल पड़ता था, भूखमरी का जो समस्या थी, कुपोषण से जो बच्चे मरते थे, भूखमरी के चलते जो लोग मरते थे, हमने उसको कंट्रोल कर लिया। तो हरित क्रांति ने कहीं ना कहीं हमें क्या किया? हमें संपन्न बनाया, और संपन्नता जैसी आती है वैसी आबादी बढ़ने लगती है। क्लियर? तो यही बात देखा जाए तो स्टेटमेंट ए भी सही है और आर उसकी व्याख्या भी करता है कि ऐसा क्यों हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान समझिएगा। यदि किसी देश की शुद्ध प्रजनन दर NRR 1 प्राप्त हो जाती है तो जनांकिकी के दृष्टिकोण से इसका तत्कालीन दूरगामी परिणाम क्या होता है? तो NRR नेट रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है, जिसे हम नेट प्रोडक्शन या नेट फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं, NFR भी कहते हैं बहुत सी जगहों पर, लेकिन सही शब्द NRR है, नेट आपकी रिप्रोडक्शन रेट। अगर ये क्या हो जाए? 1 हो जाए, अगर NRR की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा या क्या माना जाएगा? तो जब आपको शुद्ध प्रजनन दर पढ़ाया गया था, पैरिटी रेट पढ़ाया गया था, तब आपको चीजें क्लियर होनी जरूरी है। जब आपको मिसिंग वुमेन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था तब भी NRR की बात हुई थी। तो NRR से क्या मतलब है? अगर NRR की वैल्यू 1 हो जाए तो उसका क्या मायने हैं? देश की कुल जनसंख्या में तीव्र गति से विस्फोट होगा क्योंकि मृत्यु दर 0 हो जाएगी। आने वाले समय में जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, जनसंख्या तीव्र गति से ह्रास की ओर बढ़ेगी और कार्यशील जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दोनों में भारी वृद्धि दर्ज की जाएगी। अगर नेट रिप्रोडक्शन रेट 1 हो जाए तो इसका क्या असर होगा? ध्यान से समझिए। ठीक है, तो नेट रिप्रोडक्शन रेट, इसको ध्यान से समझिए। इसका मतलब होता है कि अगर एक महिला एक ही लड़की पैदा करे, क्लियर, तो अगर एक महिला एक ही लड़की पैदा करेगी तो वो लड़की भी आगे जाकर एक ही लड़की पैदा करे। तो अगर नेट रिप्रोडक्शन रेट NRR हमेशा एक ही रहे, यानी माँ को बेटी रिप्लेस कर रही है, बेटी को उसकी बेटी रिप्लेस करेगी, यानी जनसंख्या क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। यानी अगर एक महिला अगर 4 लड़कियां पैदा करेगी और 4 लड़कियां 3-3 बच्चे और पैदा करेंगी तो पॉपुलेशन क्या होगी? बहुत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन अगर एक महिला केवल एक ही बेटी पैदा करती है, वो लड़की भी एक ही बेटी पैदा करती है, तो हमेशा एक आने वाली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को रिप्लेस कर रही है, जनसंख्या में स्थिरता आ जाती है। इसे कहते हैं NRR। और अगर NRR की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है, जैसे आपने नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत पढ़ा है, न्यूक्लियर फ्यूजन थ्योरी, जब इलेक्ट्रॉन की बारिश होती है, न्यूट्रॉन की बारिश होती है यूरेनियम पर, तो यूरेनियम टूटता है और आपके न्यूट्रॉन के एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, 3 से, और ये नाभिकीय चेकें आपके शुरू हो जाती हैं। ठीक है, विखंडन की क्रिया। क्लियर? ठीक इसी प्रकार है, अगर NRR 1 से ज्यादा है, एक महिला 3 लड़कियां पैदा करेगी, 3 लड़कियां और संतान पैदा करेंगी, तो आबादी क्या होगी? बहुत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन अगर NRR 1 है, माँ महिला एक ही लड़की पैदा करे, तो वो भी एक ही लड़की संतान पैदा करे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिप्लेस कर रही हैं। इससे आबादी में स्थिरता आ जाती है, यानी आने वाले समय में क्या हो जाएगी? जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि रिप्लेसमेंट रेट क्या हो गया? बराबर आ गया ना। माँ ने बेटी ने माँ को रिप्लेस किया, उसकी बेटी उसको रिप्लेस कर रही है, यानी हमेशा एक ही व्यक्ति पैदा हो रहा है, उसको रिप्लेस करके दूसरा व्यक्ति उसकी जगह ले रहा है। इससे जनसंख्या में स्थिरता आ जाती है। इसे कहते हैं NRR की वैल्यू 1 होना।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक वृद्धि केवल जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को दर्शाती है। वास्तविक वृद्धि की गणना करते समय प्राकृतिक वृद्धि में शुद्ध प्रवास को भी सम्मिलित किया जाता है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 76% हिस्सा देश के 10 प्रमुख राज्यों में निवास करता है। अब ये 3 स्टेटमेंट है। चलिए अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक वृद्धि केवल जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को दर्शाती है। ये तो सही बात है, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग डेथ हुई और कितनी आबादी बढ़ी है, नेचुरल ग्रोथ बताता है। वास्तविक वृद्धि की गणना करते समय प्राकृतिक वृद्धि में शुद्ध प्रवास को भी शामिल करते हैं। ये भाई जनसंख्या, एक किसी स्थान पर जनसंख्या, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मरे और कितने लोग माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं, उसको भी काउंट करते हैं, तो इसे कहते हैं वास्तविक वृद्धि, रियल ग्रोथ। तीसरा, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 76% हिस्सा देश के 10 प्रमुख राज्यों में रहता है। ऐसा कोई डेटा नहीं है। ये तो सही बात है कि भारत के 10 बड़े राज्यों में, प्रमुख राज्यों में आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, लेकिन 70% का डेटा गलत है अपने आप में। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महिला शिक्षा का स्तर बढ़ने से समाज की कुल प्रजनन दर में तीव्र गिरावट दर्ज की जाती है। ध्यान से समझिएगा, कथन कारण वाले प्रश्नों को ध्यान से समझना जरूरी है। महिला शिक्षा का स्तर बढ़ने से समाज की कुल प्रजनन दर टीएफआर में तीव्र गिरावट दर्ज की जाती है। ये तो सही बात है। उच्च शिक्षित महिलाएं समानता विवाह में देरी करती हैं, कैरियर के प्रति सचेत होती हैं और परिवार नियोजन को अधिक साधनों को अधिक अपनाती हैं। ये भी सही बात है। पढ़ी लिखी महिला होगी तो छोटे परिवार को महत्व को समझेगी, गर्भ निरोधकों के महत्व को समझेगी, ठीक है, लेट मैरिज करेगी, अपनी एजुकेशन में फोकस करेगी, जॉब करेगी, स्वाभाविक सी बात है, कैरियर ओरिएंटेड होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आबादी में सीमितता आती है। एक महिला बैंक में जॉब करती है मान लीजिए, या प्राइवेट टीसीएस में या विप्रो में काम करती हैं, तो क्या 8 बच्चे पैदा करेगी? ऑफिस कब जाएगी? फिर काम कब करेगी? घर कब संभालेगी? तो स्वाभाविक सी बात है वो लेट मैरिज करेगी और ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बच्चे पैदा करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा साधन है। शिक्षा के माध्यम से आप टीएफआर को कम कर सकते हैं, और टीएफआर अगर आपका 2.0 पर आ गया, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो आप रिप्लेसमेंट रेट को प्राप्त कर लेंगे। और रिप्लेसमेंट रेट अगर आपने प्राप्त कर ली, प्रतिस्थापन दर पर अगर आप पहुंच गए, तो आपकी जनसंख्या स्थिर होने लगेगी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, थॉमस रॉबर्ट माल्थस द्वारा लिखित एन एसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये मूलतः किसके विचारों की प्रतिकृति थी? ये क्वेश्चन 2024 में जो पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का मध्य प्रदेश में, वहां पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था किस वर्ष पब्लिश हुई थी। लेकिन अब पेपर और थोड़ा टफ हो सकता है कि किस वर्ष पब्लिश हुई थी और किसके प्रति प्रतिक्रिया देते हुए इसको किताब को लिखा गया था। तो 1803, 1798, 1750, 1821 याद कर लीजिए। ये किताब कब आई है? 1798 में आई थी। तो सन तो आपने याद कर लिया, लेकिन किसके विचारों के संबंध में आई थी? तो विलियम गॉडविन और मार्क्सिस डी कार्डोसेंट के आशावादी विचारों की प्रतिक्रिया के रूप में किताब पब्लिश की गई थी। ठीक है। जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत के पूर्व औद्योगिक चरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की बात हो रही है और प्री इंडस्ट्रियल एरा की बात हो रही है, यानी औद्योगिक समाज से पहले की बात हो रही है। और कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अत्यधिक उच्च बनी रहती है। भाई पूर्व औद्योगिक समाज की बात हो रही है, चरण की बात हो रही है, मतलब प्री इंडस्ट्रियल एरा, यानी औद्योगिकरण से पहले की बात हो रही है। औद्योगिकरण से पहले समाज ग्रामीण क्षेत्रों में था, जनसंख्या उच्च दर होती थी, मृत्यु दर भी ऊंची होती थी। ये तो सही बात है। महामारियां, कुपोषण, चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव के कारण जनसंख्या वृद्धि नगण्य होती थी। ये भी सही बात है। भाई ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, प्रोडक्शन भी सीमित होता था, ठीक है, चिकित्सा सुविधा नहीं थी, महामारी ज्यादा फैलती थी, तो जनसंख्या तेजी से बढ़ी नहीं पाती थी। कृषि आधारित पारंपरिक अर्थव्यवस्था होने के कारण बड़े परिवारों को आर्थिक परिसंपत्ति माना जाता था। ये भी सही बात है। और नगरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण लोग स्वेच्छा से परिवार का आकार छोटा रखते थे। भाई बात हो रही है किसकी? पूर्व औद्योगिक चरण की। तो पूर्व औद्योगिक चरण में नगरीकरण कहां से आ गया? औद्योगिक विकास कहां से आ जाएगा? तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यदि किसी समाज में टोटल वांटेड फर्टिलिटी रेट TWFR का वास्तविक
टीएफआर से काफी कम है तो ये स्थिति तो बात हो रही थी किसकी, टोटल वांटेड फर्टिलिटी रेट की। अगर टोटल वांटेड फर्टिलिटी रेट टीएफआर से कम है तो उसके क्या मायने हैं, पहले इसको ध्यान से समझिए। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब क्या है कि हम भाई एक महिला की एक अपने जीवन काल में, प्रजनन काल में कितने बच्चे पैदा करेगी या जन्म दे सकती है, इसे फर्टिलिटी रेट कहते हैं। अगर ये फर्टिलिटी रेट टोटल वांटेड फर्टिलिटी रेट से कम है, कि वो कितने चाहती है और कितने दे सकती है, दोनों के बीच में क्या है, कम है। एक होता है कि एक महिला कितने बच्चे चाहती है, वांटेड फर्टिलिटी रेट कि भाई 2 ही चाहती है, और एक होती है कितने दे सकती है। इसके बीच में अगर अंतर होगा और वांटेड चाइल्ड कम होंगे, यानी जितने वो चाहती थी उससे ज्यादा क्या है, टीएफआर है, तो क्या होगा। सामान्य में समाज में परिवार नियोजन के साधनों की भारी कमी है और अनचाहे गर्भ की दर उच्च है, यह माना जाएगा। समाज में सभी माता पिता केवल बेटियां पैदा करना चाहते हैं। समाज आधुनिकता के अंतिम चरण में पहुंच चुका है जहां प्रजनन दर शून्य हो जाएगी, या सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीतियां पूरी तरह से दमनकारी और असफल रही हैं। क्या मायने होंगे अगर TWFR टोटल वांटेड फर्टिलिटी रेट कम है। वांटेड फर्टिलिटी रेट ये है कि एक महिला चाहती तो है कि 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों, लेकिन उसके बच्चे हो रहे हैं 5 या 6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सोसाइटी में फैमिली प्लानिंग को लेकर भारी जागरूकता की कमी है, रिसोर्सेस नहीं है। क्लियर, यानी एक महिला चाहती तो है कि 2 ही हों, लेकिन बच्चों को रोका कैसे जाए या फर्टिलिटी को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, फैमिली प्लानिंग को कैसे किया जाए, इसके बारे में जागरूकता और संसाधनों की कमी है। तभी तो TWFR कम हो गया है। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो टेक्निकल होते हैं थोड़ा सा, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वापस आते हैं। अब ये 4 सिद्धांत बड़े फेमस सिद्धांत हैं। आपके पाठ्यक्रम में तो 2 ही सिद्धांत लिखे हुए हैं, माल्थस का सिद्धांत और जनांगीकी संक्रमण का सिद्धांत, लेकिन बाकी सिद्धांत पढ़ के भी जाइएगा, जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला है इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत, आहार सिद्धांत, उपयोगिता बनाम लागत का सिद्धांत और सामाजिक कोशिता का सिद्धांत। इसमें 3 सिद्धांत तो अभी आपने देखे थे। इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत की बात होती है तो इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है, एडवर्ड कैनन ने दिया है। ठीक है, आहार सिद्धांत की बात होती है, आहार सिद्धांत किसने दिया है, थॉमस डबलडे ने दिया है। उपयोगिता लागत का सिद्धांत की बात होती है, उपयोगिता लागत का सिद्धांत किसने दिया है, हार्वे लेवेंस्टीन ने दिया है। और सामाजिक कोशिता का सिद्धांत किसने दिया है, सामाजिक कोशिता का सिद्धांत आर्सेन ड्यूमेंट ने दिया है। ठीक है, 3-1-4-2। चलिए, संजना वर्मा जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, बहुत सही, 3-1-4-2। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए कहां पर है 3-1-4-2, 3-1-4-2। तो ये चारों सिद्धांत भी पढ़ के जाइएगा, भले ही सिलेबस में 2 सिद्धांत लिखे हैं बस, जनांगीकी संक्रमण का सिद्धांत और माल्थस का सिद्धांत, लेकिन आहार सिद्धांत भी पढ़ के जाइए, कैपिलरी थ्योरी पढ़ के जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना में पहली बार यह ऐतिहासिक प्रवृत्ति देखी गई कि जनसंख्या बढ़ने की निरपेक्ष संख्या पिछले दशक की तुलना में कम रही है। ठीक, कारण क्या है, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान देश की साक्षरता दर और जागरूकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे दशकीय विकास दर 17.7% पर आ गई है। अब ये डेटा कुछ नया नहीं है, 2011 की जनगणना हुए 16 साल हो चुके हैं, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, लेकिन पहले ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। कथन क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना की सबसे अभूतपूर्व प्रवृत्ति यह है कि जनसंख्या बढ़ने की जो निरपेक्ष संख्या है वो पिछले दशक की तुलना में कम हो रही है। ठीक है, कारण 2001 से 11 के बीच में देश में साक्षरता दर बढ़ी है और जागरूकता बढ़ी है, जिसके चलते दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% पे आ चुकी है। ये तो सही बात है, 17.7% पे आ चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डेटा हमारे साबित कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन पहले थोड़े कॉन्सेप्ट को समझिए। तो जनसंख्या बढ़ती भी है और परसेंटेज भी बढ़ता है, बस कभी कभी परसेंटेज कम हो जाता है लेकिन जनसंख्या बढ़ी हुई है। लेकिन जब निरपेक्ष की बात होती है तो इसका मतलब परसेंटेज में भी कमी आई और पिछले साल की तुलना में आबादी में गिरावट आई है। यानी 18 करोड़ थे, 18 करोड़ से इस साल की में 17 करोड़ आबादी ही बढ़ी है, यानी 1 करोड़ संख्या में भी कमी आई है, परसेंटेज भी कम हुआ है। इसे कहते हैं निरपेक्ष जनसंख्या या निरपेक्ष संख्या। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सैद्धांतिक रूप से पूर्णतः सही है? जनसंख्या वितरण एकमात्र मापक है, जबकि जनसंख्या घनत्व केवल गुणात्मक प्रतिरूप को दर्शाता है। जनसंख्या वितरण भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव के पैटर्न को दर्शाता है, जबकि जनसंख्या घनत्व स्थान की क्षमता और मानव बसाहट के अनुपात को मापता है। भौगोलिक क्षेत्रफल का जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में कोई भौतिक आर्थिक योगदान नहीं होता। भारत के सभी राज्यों में भौगोलिक क्षेत्रफल सीधे अनुपात में जनसंख्या वितरण समान रूप से पाया जाता है। तो पहली बात तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहले तो गलत स्टेटमेंट को अलग कर लीजिए, दोनों अलग ही हैं अपने आप में। पहली बात तो ये कहना कि पूरे भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, गलत। दूसरा, जनसंख्या के वितरण में भौगोलिक कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो दो स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो गए। अब बचे ए और बी। जनसंख्या वितरण मात्रात्मक बताता है और जनसंख्या घनत्व केवल गुणात्मक प्रतिरूप को दर्शाता है, ये अपने आप में गलत है। जनसंख्या वितरण बताता है कि भाई भूपृष्ठ पर कैसे फैलाव है, कि मैदानी इलाकों में कहां पर फैलाव है, पहाड़ी इलाकों में लोग कहां पर रहते हैं, ये जनसंख्या वितरण को बताता है। लेकिन जनसंख्या घनत्व बताता है कि भाई इस मैदानी इलाकों में जो लोग रहते हैं, इस मैदानी इलाकों में भी बसावट कहां है, डेंसिटी कहां पर है, यह बताता है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा रियल पिक्चर पेश करता है। क्लियर? इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। माल्थस द्वारा प्रतिपादित सकारात्मक या प्रकारात्मक निरोध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल नहीं है? प्राकृतिक विरोध निरोध या सकारात्मक निरोध में कौन सा कारक शामिल नहीं है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। ठीक, पहला है युद्ध और गृह युद्ध, अकाल और भुखमरी, विलंब से विवाह या नैतिक संयम, महामारी या प्राकृतिक आपदाएं। तो बात हो रही है सकारात्मक या ठीक है प्राकृतिक निरोध में शामिल नहीं है। क्लियर? तो उसमें कौन सी चीज ऐसी है जो प्राकृतिक निरोध में सकारात्मक निरोध में शामिल नहीं है? युद्ध है, गृह युद्ध है, अकाल है, भुखमरी है, विलंब से विवाह है, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, विलंब से विवाह या नैतिक संयम ये प्राकृतिक नहीं होता, ये तो मानवीय है, ये तो कृत्रिम साधन हुआ ना, आपकी इच्छा पे है, इसलिए इसमें काय में शामिल करेंगे? कृत्रिम में शामिल करेंगे। अगला है राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण चरण 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें चरण की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, किस सामाजिक समुदाय में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की तुलना में टीएफआर में सबसे तीव्र और उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है? यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो चौथे चरण का हुआ था और जो 5वें चरण का जो हुआ है, इस बीच कौन से समुदाय में सबसे तेजी से टीएफआर कम हुआ है? ठीक है, हिंदू समुदाय में, सिख समुदाय में, ईसाई समुदाय में या मुस्लिम समुदाय में? ठीक है, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है मुस्लिम समुदाय में। लगभग 36% की गिरावट आई है। ठीक है, अगला है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है, परंतु जन्म दर उच्च बनी रहती है, जिससे जनसंख्या विस्फोट होता है। ये तो सही बात है। दूसरी अवस्था जो आती है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार, इस दौरान क्या होता है, डेथ रेट कम हो जाती है स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने से, लेकिन बर्थ रेट हाई बनी रहती है। तो इस कारण से क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा हो जाती है। यानी कथन तो सही है अपने आप में। कारण स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सीय तकनीकों का प्रसार तेजी से होता है, पर जबकि प्रजनन संबंधी जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, व्यवहार हैं, उसमें बदलाव आने में समय लगता है। ये तो सही बात है। भाई आपने मेडिकल सेवा दे दी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करा दी, तो आपने लोगों की डेथ रेट को तो रोक लिया, लेकिन जो प्रजनन को लेकर जो मान्यताएं हैं कि लड़का ही चाहिए हमें, तो ये सोच खत्म होने में सालों लग जाएंगी, सदियां लग जाएंगी। तो ये सोच खत्म होने में समय लगता है, इसलिए जन्म दर हाई बनी रहती है, लेकिन मेडिकल के माध्यम से आपने तुरंत डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया, इसी कारण से अवस्था पैदा हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। इसको ठीक वैसे ही समझिए जैसे कि आपके पढ़ते ना भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति, सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत में कि स्वास्थ्य सेवाएं भौतिक संस्कृति हैं, बहुत तेजी से बदली, आपने आबादी को कंट्रोल कर लिया, डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो मूल्य है, मान्यताएं, वो अभौतिक संस्कृति हैं, उसमें समय लगेगा परिवर्तन आने में। तो आपने अच्छी मेडिकल सर्विस दे दी, अच्छी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करा दी, लेकिन लड़का ही चाहिए, ये जो सोच है, ये कौन रातों रात खत्म हो जाएगी, इसको तो समय लगेगा। इसलिए बर्थ रेट ज्यादा हाई रहती है और डेथ रेट बहुत तेजी से कम हो जाती है। इसी को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं दूसरे चरण में।
क्लियर? कोई डाउट इसमें? हार्वर्ड स्पेंसर के जनसंख्या संबंधी विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा सिद्धांत सही है? तो हार्वर्ड स्पेंसर की बात हो रही है। अब देखिए, जनसंख्या में भी हार्वर्ड स्पेंसर का नाम आ गया, सामाजिक संरचना पढ़ते हैं तब भी हार्वर्ड स्पेंसर का नाम आता है, समाज की विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं तब भी हार्वर्ड स्पेंसर का नाम आता है। तो हार्वर्ड स्पेंसर ने जनसंख्या संबंधी विचारों में कौन सा स्टेटमेंट सही दिया है? जैसे जैसे समाज जटिल और व्यक्तिगत रूप से विकसित होता है, मानव की जैविक प्रजनन क्षमता प्राकृतिक रूप से कम हो जाती है। जनसंख्या हमेशा ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जिसके कारण वर्ग संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। आहार में वसा की मात्रा बढ़ने से मानव की संतानोत्पत्ति की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि होती है और सामाजिक गतिशीलता के कारण उच्च वर्ग के लोग अधिक बच्चे पैदा करना पसंद करते हैं। तो हार्वर्ड स्पेंसर क्या कहना चाहते हैं, पहले इसको समझिए। केवल 4 का आंसर आपको मालूम पड़ भी जाए तो फर्क क्या पड़ेगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो हार्वर्ड स्पेंसर ने यह कहा था कि जैसे जैसे समाज मॉडर्न होता है, जैसे समाज जटिल होता जाता है और डेवलप होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, मानव की जैविक प्रजनन क्षमता नेचुरल तरीके से क्या होने लगती है, कम होने लगती है। यही कारण है आप देखिए डेवलप कंट्री में प्रजनन क्षमता कम क्यों हुई, क्योंकि लोगों की सोच बदल जाती है, लोग पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं, डेवलप हो जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो प्रजनन क्षमता में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। और डेवलप कंट्री में, हर जगह डेवलप कंट्री में यह हालत है। जापान को देखिए, कोरिया को देखिए, जर्मनी को देखिए, इटली को देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्री को देखिए, अमेरिका कनाडा को देखिए, सब जगह, ऑस्ट्रेलिया को देखिए, बहुत तेजी से जनसंख्या में गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं विचार किसका है, हार्वर्ड स्पेंसर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की गई थी और उस समय देश में किस राष्ट्रीय कार्यक्रम पर अत्यधिक बल दिया जा रहा था? यहाँ बात आ रही है प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की। और प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी? 1976 में आई थी। और उस समय नारा दिया गया गरीबी हटाओ और अनिवार्य परिवार नियोजन इससे कार्यक्रम को अपनाया गया इमरजेंसी के दौरान, और बड़े पैमाने पर इसको लेकर, ठीक है, सरकार की किरकिरी हुई थी। आगे जाकर सरकार ने 1977 में क्या किया, अपने कहीं ना कहीं पाप धोने के लिए सरकार ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो शुरू हुआ था उसका नाम चेंज किया और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया, परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया था। तो 1976 में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी। दूसरी पॉलिसी आई थी सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र विशेष में जनांकी के वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है? खनिज संसाधनों की प्रचुरता, तीव्र औद्योगिकरण, शहरीकरण, धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की उपस्थिति, रोजगार के अवसर की उपलब्धता। तो बात हो रही है आर्थिक कारण की, सामाजिक धार्मिक कारण की बात नहीं हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बड़ा सामान्य आंसर है। बढ़ते हैं, अगला स्टेट क्वेश्चन देखिए, कथन कारण वाला प्रश्न है। डाल्टन के अनुसार यदि किसी देश की वास्तविक जनसंख्या उसके अनुकूलतम जनसंख्या के ठीक बराबर हो तो समाज में जीवन स्तर अपने उच्चतम स्तर पर होता है। कारण, ऐसी स्थिति में असंतुलन सूचकांक M का मान 0 प्राप्त होता है, जो पूर्ण आर्थिक संतुलन को प्रदर्शित करता है। क्लियर हुआ वॉइस? कोई समस्या इसमें? वॉइस में कोई भी समस्या है तो मैसेज कर दीजिएगा। तो डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन के अनुसार किसी भी देश की वास्तविक जनसंख्या और जो अनुकूलन जनसंख्या है उसके बीच ठीक बराबर हो, ठीक है, तो समाज में जीवन स्तर अपने उच्चतम स्तर पर होगा। सही बात है, जितने रिसोर्सेस हैं और जितनी जनसंख्या है अगर वो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई संघर्ष नहीं होगा। ऐसी स्थिति में असंतुलन सूचकांक का मान 0 होगा। सही बात है, ठीक है, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, A = A - O/O। ठीक है, तो वास्तविक जनसंख्या और अनुकूलित जनसंख्या के बीच का जो अंतर है वो बराबर है, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो स्वाभाविक सी बात है आर्थिक संतुलन को प्रदर्शित करेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, किंग्सले डेविस और जूडिथ ब्लैक के द्वारा प्रतिपादित 11 मध्यवर्ती चरों के वर्गीकरण के अंतर्गत गर्भावस्था और प्रसव की समाप्ति को प्रभावित करने वाले चरों में किसे सम्मिलित किया गया है? अनैच्छिक रूप से होने वाला गर्भपात और भ्रूण हत्या, गर्भ निरोधक गोलियों का निरंतर सेवन, अंतर्गर्भाशयी उपकरणों का प्रयोग,
विवाह विच्छेद और अलगाव की अवधि। तो बताइए कौन सा आंसर सही है इसका, क्योंकि आपने किंग्सले डेविस और जूडिथ बटलर के 11 मध्यवर्ती चर तो पढ़े हुए हैं, और 11 मध्यवर्ती चरों में किसे सम्मिलित किया गया है? तो 11 आपके मध्यवर्ती चरों की जब बात आती है, इसमें सम्मिलित किया गया है अनैच्छिक रूप से होने वाले गर्भपात और भ्रूण हत्या को, इसको शामिल किया गया है 11 मध्यवर्ती चरों में जूडिथ ब्लैक ने और किंग्सले डेविस ने। तो 11 मध्यवर्ती चरों की लिस्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। जनसांख्यिकी के क्षेत्र में थॉमसन और फ्रैंक नोटेस्टीन का नाम मुख्य रूप से किस सिद्धांत के व्यवस्थित प्रतिपादन और विकास से जुड़ा हुआ है? इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत, सामाजिक कोशिकीय सिद्धांत, अधिशेष जनसंख्या का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो थॉमसन और नोटेस्टीन का नाम किससे जुड़ा हुआ है? बड़ा फेमस सिद्धांत दिया और 5 चरणों में बताया कि जनसंख्या कैसे बढ़ती है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कब आती है, जनसंख्या स्थिरता कब आती है, जनसंख्या में गिरावट कब आने लगती है। इसे ही जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत कहते हैं, जो 5 अवस्थाओं से गुजरता है, और सिद्धांत को कहा गया जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में जमाइए। आरोही नहीं, अवरोही में। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे अधिक आबादी वाले राज्य को सबसे ऊपर रखना है आपको। तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य तो आपको मालूम ही है, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके बाद सबसे अधिक आबादी है महाराष्ट्र की, फिर आती है बिहार की, और फिर आता है वेस्ट बंगाल, यानी 3 1 2 4। ठीक है, तो 3 1 2 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में केवल 5 राज्य बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर ऐसे हैं जिनका टीएफआर अभी भी 2.1 के प्रतिस्थापन दर से ऊपर बना हुआ है। ये तो सही बात है, भारत में 5 राज्यों का टीएफआर अभी भी 2.1 से यानी रिप्लेसमेंट रेट से ज्यादा है। इन राज्यों में महिला साक्षरता दर की राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा अत्यंत सुदृढ़ है। इन राज्यों में महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जबकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर साक्षरता दर ज्यादा हो तो टीएफआर कम होता है, बढ़ता कौन है? तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 5 राज्यों में टीएफआर ज्यादा है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इन राज्यों में साक्षरता दर अधिक है, तो यह आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि साक्षरता दर बढ़ने से टीएफआर कम होता है, बढ़ता नहीं है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार यदि जीवन निर्वाह के साधनों में कोई बाह्य अवरोध ना उत्पन्न हो तो प्रत्येक कितने वर्ष के बाद किसी क्षेत्र की जनसंख्या अनिवार्य रूप से दुगनी हो जाएगी? यह प्रश्न तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट के पुराने सिलेबस में भी पूछा जा चुका है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में जनसंख्या क्या हो जाती है, हर 25 वर्ष में क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, ये बताया था माल्थस ने। निम्नलिखित में से कौन जनांगीकी के सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है जो ये मानते हैं कि समाज की व्यवस्था में सुधार करके जनसंख्या को स्वतः नियंत्रित किया जा सकता है? तो ऐसे में कौन से इन 4 विचारकों में से कौन से ऐसे विचारक हैं जो शामिल नहीं है? ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जो लगा हुआ है आइकॉन, जिस पे लगा होता है वो आंसर होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये आइकॉन इसके लिए नहीं है, ये आइकॉन एक, ठीक है, एआई है। अगर आप इसी चारों ऑप्शन को डिटेल में समझना चाहें तो यहीं पे मैं इसको बना के ग्राफिक्स में इसी से आपकी डिटेल निकाल सकता हूं। तो इसको ये बहुत से लोग सोचते हैं कि ये आंसर पहले से लगा हुआ होता है, जबकि ये एआई सिस्टम है, क्योंकि एआई बोर्ड है ये पूरी स्क्रीन को इसी को फोटो में इसी से ही पूरी डिटेल, इसी से ही किताब, यहाँ तक कि ये भी बता देगा कि कौन सी किताब में कौन सी लाइन से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये सिस्टम बड़ा आसान है एआई बोर्ड में, इसको मतलब ये मत सोचा कीजिए। लेकिन समस्या क्या है, डिफॉल्ट सेटिंग है इसकी, ये हमेशा यहीं पे दिखता है, इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि आंसर पहले से लगा हुआ है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन जनांगीकी के सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों की श्रेणी में संबंधित नहीं है? तो भाई पहली बात तो कार्ल मार्क्स तो आर्थिक विचारक हैं, मार्क्सवादी विचारक हैं। हेनरी जॉर्ज हैं,
सैडलर हैं और ड्यूमेंट हैं। इसमें से केवल ऐसे हैं सैडलर। थॉमस सैडलर आर्थिक सामाजिक आर्थिक कारकों की बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। अभी हम पढ़ेंगे, सैडलर का क्वेश्चन भी है इसमें। सैडलर ने कहा था जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ता है प्रजनन क्षमता कम होने लगती है। तो जनसंख्या घनत्व और प्रजनन क्षमता के बीच के संबंध को बताया है किसने? ठीक है, सैडलर ने। तो सही आंसर क्या होगा? सैडलर। तो सैडलर का सामाजिक आर्थिक पहलू से कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा प्रभाव जनसांख्यिकी में के विकास में या जनसांख्यिकी में किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? सुरक्षा प्रभाव की बात हो रही है, ध्यान समझिएगा। सुरक्षा प्रभाव, अब ये सुरक्षा प्रभाव क्या होता है? 4 ऑप्शन है। उच्च शिशु मृत्यु दर वाले समाजों में माता पिता द्वारा भविष्य की आर्थिक असुरक्षा से बचने के लिए अधिक बच्चे पैदा करते हैं। जीवन बीमा पॉलिसी के कारण वृद्धों की मृत्यु दर में होने वाली भारी कमी। केवल शहरी और संपन्न परिवारों द्वारा एकल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति और प्रवासियों द्वारा अपने गृह राज्य में वापस लौटने पर निवेश करने का व्यवहार। सुरक्षा प्रभाव ये बताता है कि आप देखिए, जब तक स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी तो ये सुरक्षा प्रभाव बहुत हावी था। लोगों को मालूम होता था कि हमारे 4-5 बच्चों में से 2 या 3 बच्चे ही पहुंच पाएंगे 5 साल की उम्र तक। ठीक है, पहले ऐसा होता था, तभी तो लोग 7 या 8 बच्चे पैदा करते थे, 8-10 बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, हमारे बच्चे 5 या 6 में से 2-3 बच्चे वैसे ही मर जाएंगे, तो भविष्य में बुढ़ापे में हमें कौन पालेगा? इसे कहा गया सुरक्षा प्रभाव। यानी जब शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी तो माता पिता ज्यादा संतान पैदा करते थे, उन्हें मालूम था कि हमारे कुछ बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसी को सुरक्षा प्रभाव का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्ष 1911 से 1921 के दशक में देश की कुल जनसंख्या में निरपेक्ष रूप से लगभग 7.7 लाख की शुद्ध कमी दर्ज की गई। ये तो सही बात है, इसीलिए तो 1921 की जनगणना को जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि पहली बार जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट भी आई थी और आबादी में 7.5 लाख की कमी दर्ज की गई थी। ऐसा क्यों? वर्ष 1918-19 की इन्फ्लुएंजा महामारी यानी स्पेनिश फ्लू और भीषण अकाल ने देश की 5% से अधिक आबादी को, ठीक है, ग्रॉस बना लिया था। क्लियर? तो क्या सही बात है? सही बात है, आंसर सही है अपने आप में, कथन भी सही है, कारण भी सही है कि 1911 से 1921 के दौरान 10 साल में जनसंख्या में गिरावट क्यों आई? स्पेनिश फ्लू के कारण और अकाल के कारण। इसलिए 1921 की जनगणना को जनसंख्या महाविभाजक वर्ष कहा गया, 1921 के वर्ष को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की प्रजनन आयु के जैविक निर्धारण को समाजशास्त्र और आपके जनसांख्यिकी में परिभाषित करता है? तो यार ध्यान समझिएगा, जब भी हम समाजशास्त्र में स्टडी करते हैं या डेमोग्राफी में स्टडी करते हैं तो प्रजनन आयु के लिए हम सामान्यतः किस आयु वर्ग को शामिल करते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? 15 से लेकर 49 वर्ष, क्योंकि जब भी हम जनरल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं, जीएफआर की, तो जनरल फर्टिलिटी रेट यानी सामान्य प्रजनन दर में हमेशा 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष की महिलाओं को ही शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न, एडवर्ड कैनन के अनुसार किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह बिंदु है। ऑप्शन ए, देश की कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात विश्व में सर्वाधिक होता है। उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों तकनीकी दक्षता का उपयोग करके प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर को अधिकतम करना। जन्म दर और शून्य हो जाती है, मृत्यु दर अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाती है। देश पूरी तरह से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल जाता है। तो बात हो रही है एडवर्ड कैनन का अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत क्या कहता है कि जनसंख्या हमेशा किसके अनुकूल होनी चाहिए? संसाधनों के अनुकूल होनी चाहिए। यानी आपके पास जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, आपके पास जो तकनीकी क्षमता उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल करके अपने प्राकृतिक संसाधन, अपनी प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर को बेहतर बनाने की अगर आपकी क्षमता है, यही अनुकूलतम जनसंख्या का मुख्य बिंदु है। यानी आपकी आबादी ऐसी होनी चाहिए जो आप संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल भी कर सकें, इतना मानवीय श्रम हो कि आप उत्पादन भी कर सकें। ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं लेकिन मानव श्रम नहीं है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है आपके पास। क्लियर? इसी को इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। अब सच में से कौन सा कथन सही है? भारत में वर्ष 1871 में पहली आंशिक जनगणना आयोजित की गई थी।
वर्ष 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 972 था, जो जनांकिकी इतिहास में ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक रहा। वर्ष 1981 में असम में आंतरिक अशांति के कारण जनगणना का कार्य संपन्न नहीं कराया जा सका था। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहली बात तो ये कि भारत में का लिखा गया है कि भारत में 1871 में पहली आंशिक जनगणना कराई गई, क्योंकि भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लेकिन भारत की पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन वो 1882 में हुई थी, 1881 में नहीं, सॉरी 1872 में हुई थी, 1872 में। तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, और 1881 में भारत की नियमित जनगणना प्रारंभ हुई, जिसे हम नियमित जनगणना कहते हैं, वो हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आपने इतिहास पढ़ा ही होगा भारत का, आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसलिए ये कहना कि 1871 में जनगणना हुई, आंसर गलत है, 1872 सही है। बाकी ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। 1981 में जनगणना इसलिए नहीं हो पाई असम में, क्योंकि असम में उस समय आपकी कहीं ना कहीं अशांति फैली हुई थी। आपने संगठन का नाम सुना होगा, उल्फा। ठीक है, ये उल्फा संगठन का काफी चर्चित संगठन था अपने आप में, जो कहीं ना कहीं असम में एक प्रकार से अशांति फैलाई हुए था। इसके अलावा 1901 की हम बात करें तो 1901 एक वो समय है जब भारत में आज तक का सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था। इस रिकॉर्ड तक अभी तक हम कभी नहीं पहुंच पाए पिछले 120 सालों में। 1901 से आज 2011 2026 की जनगणना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक हम 972 के आंकड़े को कभी नहीं छू पाए। आज तक का रिकॉर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर बी और 2 और 3 सही है। आर्सन ड्यूमेंट का मानना था कि समाज में जैसे जैसे लोकतांत्रिकरण और व्यक्तिगत उन्नति के अवसर बढ़ते हैं, वैसे वैसे जन्म दर स्वतः कम होने लगती है। सामाजिक कुशीलता के कारण लोग उच्च सामाजिक पद पाने की होड़ में बड़े परिवारों के दायित्व से बचना चाहते हैं। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, तो आर्सन ड्यूमेंट का ये मानना तो सही बात है कि भाई समाज में अगर डेमोक्रेसी आएगी, लोगों के आगे बढ़ने के अवसर बढ़ेंगे, तो लोग सही ना कहीं लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और जन्म दर अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन जन्म दर अपने आप कम क्यों होगी? वो इसलिए कम होगी क्योंकि लोग उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, वो पलायन करना चाहते हैं, वो जॉब करना चाहते हैं, वो बड़े शहरों में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो अब परिवार की जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, वो बच्चों की जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। ठीक है, वो लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, प्रजनन दर कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जनसंख्या वितरण को मापने और उसके क्षेत्रीय प्रतिरूपों को समझने के लिए समाजशास्त्र और जनसांख्यिकी में सबसे महत्वपूर्ण पैमाना निम्न में से किसे स्वीकार किया गया है? अगर आपको जनसंख्या वितरण को समझना है, उसके क्षेत्रीय विस्तार को समझना है, क्षेत्रीय वितरण को समझना है, तो सबसे सही पैमाना क्या है? कुल साक्षरता दर, शुद्ध प्रवास दर, जनसंख्या घनत्व या कुल प्रजनन दर। स्वाभाविक सी बात है, जब भी वितरण को मापते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार मानव जनसंख्या और जीवन निर्वाह की वृद्धि का गणितीय अनुक्रम क्रमशः किस रूप में आगे बढ़ता है? तो जनसंख्या और बात हो रही है जीवन निर्वाह यानी खाद्यान्न की बात हो रही है। तो माल्थस का सिद्धांत तो आपने पढ़ा ही है कि जनसंख्या हमेशा क्या होती है? गुणोत्तर रूप में बढ़ती है, 2 4 8 10। ठीक है, 1 से 2 4 8 10 16 ऐसा बढ़ेगी। लेकिन जो जनसंख्या होती है, वो जो खाद्यान्न उत्पादन होता है, वो मात्रात्मक रूप में बढ़ता है, 1 2 3 4 के रूप में। इसलिए उत्पादन कम हो जाता है और आबादी अधिक हो जाती है। यही माल्थस की थ्योरी है, यही माल्थस के सिद्धांत का सार है। अगला क्वेश्चन, द स्टॉपिंग रूल के समाजशास्त्रीय निहितार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस व्यवहार की सर्वोच्चतम व्याख्या करता है? तो स्टॉपिंग रूल तो आपने पढ़ा ही था। ठीक है, जब मिसिंग वुमेन का कॉन्सेप्ट आता है, वहां पर स्टॉपिंग रूल का कॉन्सेप्ट आता है। स्टॉपिंग रूल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लड़के की चाह में लड़कियों को पैदा करते जाना। ठीक है, यानी सरकार द्वारा 2 बच्चों के जन्म के बाद कानूनी रूप से नसबंदी अनिवार्य करना, यह स्टॉपिंग रूल नहीं है। परिवारों द्वारा तब तक निरंतर बच्चे पैदा करते जाना जब तक कि वांछित पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए, यही है स्टॉपिंग रूल। क्लियर? तो कुछ कॉन्सेप्ट को लिखते समय, नोट्स बनाते समय शॉर्ट नोट्स बनाए चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं।
थॉमस सैडलर के अनुसार मानव की प्रजनन क्षमता और जनसंख्या घनत्व एक दूसरे के विपरीत अनुपात में होते हैं। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में सैडलर ने। जैसे जैसे किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व अत्यधिक बढ़ता है, प्राकृतिक मानवीय जैविक तंत्र में ऐसे परिवर्तन लाती है जिससे लोगों की संतानोत्पत्ति की प्राकृतिक शक्ति कम होने लगती है। तो सैडलर ने यही समझाने का प्रयास किया कि जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है और पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये दोनों अपने आप में क्या है, विपरीत हैं। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रजनन क्षमता अपने आप कम होने लगती है। ये विचार स्पष्ट किया है किसने? थॉमस सैडलर ने। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के चतुर्थ चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रासंगिक है? इस चरण को जनसंख्या विस्फोटक का चरम बिंदु माना जाता है। जन्म दर, ठीक है, बात हो रही चतुर्थ चरण की, याद रखिएगा। तो जनसंख्या विस्फोट तो सेकंड चरण की विशेषता है, चतुर्थ चरण की विशेषता तो नहीं है, यानी ये तो नहीं हो सकता। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर पर आकर संतुलित हो जाती हैं, जिससे जनसंख्या स्थिर या अत्यंत धीमी गति से बढ़ती है। ये समाज की पूरी तरह से अशिक्षित कृषि पर निर्भर हो जाता है। इस चरण में केवल अल्प विकसित अफ्रीकी देश में शामिल हैं नहीं। इस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती हैं, जनसंख्या स्थिरता आने लगती है, जनसंख्या में गिरावट आने लगती है। ये हमेशा डेवलप कंट्री में देखने को मिलता है। जापान में देखिए, जर्मनी में, इटली में, ठीक है, फ्रांस में, आपके नॉर्वे में, फिनलैंड में, आपके स्वीडन में ये अवस्था ऑस्ट्रेलिया में ये अवस्था पहुंच चुकी है। वहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो चुकी हैं, जनसंख्या में स्थिरता आ चुकी है। तो ये चौथी अवस्था मानी जाती है। भारत में बाल विवाह और कम उम्र में विवाह का कुल प्रजनन दर पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में सर्वेक्षण में कौन से आंकड़े सही पाए गए हैं? तो भाई, बाल विवाह का और आपके टीएफआर का क्या संबंध है, इसको लेकर जो सर्वे हुए हैं उससे प्रश्न पूछा गया है। यदि विवाह 18 वर्ष से कम आयु में होता है तो टीएफआर बढ़कर 2.9 हो जाता है, और जबकि 21 वर्ष के बाद विवाह होने पर यह टीएफआर 1.7 रह जाता है। विवाह की आयु कुल प्रजनन दर पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समाजशास्त्रीय रूप नहीं देखा गया है। कम उम्र में विवाह होने से महिलाओं का प्रजनन काल छोटा हो जाता है, जिससे टीएफआर स्वतः ही कम हो जाता है। शहरी क्षेत्रों में कम उम्र में विवाह होने पर भी टीएफआर हमेशा ग्रामीण क्षेत्र से अधिक होता है। तो बताइए कौन सा आंकड़ा सही है? पहली बात तो इसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा मानना ही गलत है। दूसरा, कम उम्र में विवाह होने पर प्रजनन काल बढ़ता है, कम नहीं होता है, इसलिए प्रजनन काल बड़ा हो जाता है, लंबा चलता है, छोटा नहीं हो जाता, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और ये कहना कि शहरी इलाकों में कम उम्र में विवाह होने पर टीएफआर ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होगा, ये भी गलत है अपने आप में, क्योंकि विवाह आयु अगर कम है, कम आयु में विवाह हो रहा है तो टीएफआर हमेशा ज्यादा ही होगा, बड़े कम नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ये देखा गया है कि जब बाल विवाह होते हैं, 18 वर्ष से कम आयु में विवाह होता है तो टीएफआर ज्यादा होता है, लेकिन अगर लेट मैरिज होती है, 21 साल की एज के बाद शादी होती है, तो टीएफआर कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जनांकिकीय संक्रमण या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि के 3 मुख्य घटकों में अनिवार्य रूप से शामिल नहीं है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और सामाजिक स्तरीकरण। भाई, जनांकिकीय संक्रमण की बात हो रही है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये घटक कारक होते हैं जनसंख्या के वृद्धि के, जनसंख्या में घनत्व के बढ़ने के, वृद्धि के बढ़ने के। स्तरीकरण, ऊंच नीच की भावना का कोई आधार नहीं होता, तो सामाजिक स्तरीकरण इसमें शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, महिला साक्षरता और टीएफआर के मध्य पाए जाने वाले संबंध को लेकर कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? अभी आपने देखा था बाल विवाह और टीएफआर के संबंध को, अब बात आ रही है किसको? महिला शिक्षा की, साक्षरता की और टीएफआर की बात हो रही है। 4 ऑप्शन है, सामने देखिए। शिक्षा का स्तर बढ़ने से प्रजनन क्षमता पर कोई समाजशास्त्रीय प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपने आप में गलत है। जिन महिलाओं ने 12 वर्ष से अधिक स्कूली शिक्षा प्राप्त की है, उनकी प्रजनन दर घटकर 1.7 पर आ गई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। उस शिक्षित महिलाओं के परिवारों में द स्टॉपिंग रूल का प्रभाव ग्रामीण निरक्षर महिलाओं की तुलना में अत्यधिक देखा जाता है, ये भी गलत है। पढ़ी लिखी महिलाएं स्टॉपिंग रूल का पालन नहीं करेंगी। केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं का टीएफआर निरक्षर महिलाओं के टीएफआर की तुलना में अधिक दर्ज होता है, ये भी गलत है। जो महिला पूर्ण साक्षर होगी उसका टीएफआर कम होगा, जो महिला केवल प्राथमिक एजुकेशन प्राप्त की होगी उसका टीएफआर ज्यादा होगा, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए।
यानी शिक्षा का स्तर बढ़ने से प्रजनन क्षमता, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। यानी जिन महिलाओं ने 12 वर्ष की पूरी स्कूली शिक्षा प्राप्त की है उनका टीएफआर कम देखा गया है। जनगणना के विभिन्न जनांकीय संकेतों के अनुसार भारत के राज्यों में जनसंख्या के क्षेत्रीय प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब तीन देखिए, तीन चीजें लिखी हुई है, तीन स्टेटमेंट या तीन बातें लिखी हुई हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। ये तो अभी आपने देखा ही था, सही बात थी। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड बड़े राज्य होने के बावजूद यहाँ की जनसंख्या सबसे कम दर्ज राज्यों की श्रेणी में आती है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 50% हिस्सा देश के 3 प्रमुख राज्यों में केंद्रित होकर निवास करता है। तो भारत की क्या 75 करोड़ आबादी, 140 करोड़ आबादी है देश की, क्या 70 करोड़ आबादी केवल 3 राज्यों में रहती है? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो सही बात है, लेकिन सी गलत है। ठीक है, यानी इसका मतलब ऑप्शन ए और बी सही है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? चले, तो ये है हमारे आज के पूरे 50 क्वेश्चन। क्लियर? इसके अलावा हमारा कोर्स पूरा हो चुका है, 15 मई को ही हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब पेपर है आपका 2 अगस्त को, अभी सेट का रिजल्ट आया है। तो अगर आपको लगता है कि, क्योंकि लाइव क्लासेस तो हमारी केवल रिवीजन की हैं, जिसमें हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं, पीवाईक्यू कराते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फीस रहेगी 2500। लेकिन अगर आपके पास लिखने का समय नहीं है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि लिखें कैसे, नोट्स कैसे बनाएंगे सोशियोलॉजी के, तो फिर आप 4000 वाला कोर्स ले सकते हैं, जिसमें प्रिंटेड मटेरियल आपके घर पहुंचा दिया जाएगा बाय पोस्ट। ठीक है, तो प्रिंटेड मटेरियल यहाँ पर भी उपलब्ध है, लेकिन ये प्रिंट आउट डाउनलोड नहीं होगा, प्रिंटेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप 4000 का कोर्स लेंगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा 1500 रुपए देने पर सोशियोलॉजी के पूरे 940 पेज के नोट्स 2 बुकलेट में घर पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, तो आप पहला ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लिखने का समय नहीं है तो फिर आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। तो 8 बजे हम लेक्चर पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 1 का टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम होगा धर्म यानी रिलीजन। क्लियर? तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और अधिकतर लोग जो भी आपके साथ संपर्क में हो और तैयारी कर रहे हो तो उनको हमारे कोर्स के बारे में जरूर बताइएगा। चलिए, तो मुलाकात होगी आपको रात को 8 बजे, आपसे मुलाकात करेंगे यूनिट नंबर 1 की एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है धर्म, उससे जुड़े 50 प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।